अच्छा जी, अब हम कुछ जिस तरह यहाँ बात हो रही थी कि सवालात और जवाबात की तैयारी के लिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम है तो आपको इन चीज़ों से एक्सपोज होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मेरा प्रोग्राम ये है कि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनियर बना के मैं लेकर आऊँगा। सिनेरियो बेस होंगे वो, मतलब वो इस तरह नहीं होंगे कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, एक सिनेरियो बेस होंगे जो कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो अलाइन करूं जो कि आपके CSS में क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ उनको अलाइन करूं ताकि आपकी समझ में आए और आप उनके सवालात के जवाबात भी दे सकें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे को 10 से 15 क्वेश्चन में बना के लेकर आऊँगा अलॉन्ग विथ मतलब आंसर्स के MCQs यहाँ पर देंगे, हम कोशिश करेंगे ताकि उसको फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो आपने पढ़ा है बस आप उसको एक रिकैप कर लीजिएगा, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गई है उन नोट्स की, ऐसे ही है सबको, तो उसको आप रिकैप कर लेंगे तो आपके लिए वो हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट क्या होती है? अच्छा, मैनेजमेंट आपका ख्याल है कि लोगों का नाम है? लो, इदारों को कौन चलाता है? तो प्रोसेस ऑफ टू रनिंग द बिजनेस। भाई आपके घर की भी तो मैनेजमेंट होती है। सॉरी, अरेंज करना वो तो सिर्फ एसेट होगी और बाकी लाइबिलिटीज को मैनेज नहीं किया जाता, उनको भी तो मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट बेसिकली एक वेरी ब्रॉड टर्म है। सॉरी, हाँ, बेसिकली दिस इज ए प्रोसेस ये किस चीज का प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा ही है। बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस in which we plan, organize, leading and controlling the resources for the attainment of the organizational goals. मैनेजमेंट क्या है? किसी भी कंपनी के या आपके अपने, इंसान के अपने भी तो गोल्स होते हैं ना, तो उसकी भी तो मैनेजमेंट होती है ना। ठीक है, फर्स्ट करें कि यू वांट टू बी ए CSS ऑफिसर। अब इसकी मैनेजमेंट है ना, क्या मैनेजमेंट होगी इसकी? अब ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है कि यू वांट टू बी एन ऑफिसर, ऐसे ही है, यू हैव बीन प्लान्ड दिस। प्लानिंग बेसिकली क्या होती है? प्लानिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस टू फॉर्मुलेट द गोल्स। समझ रहे? प्लानिंग क्या होती है? गोल्स को जो बनाया जाता है ना, वो उसको कहते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं आप यार, टू फॉर्मुलेट द गोल एंड डेवलप द वेज एंड मीन्स टू अचीव देम। What is planning? In which, मैं अभी बात कर रहा हूं प्लानिंग की ना। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी फॉर्मुलेट द गोल्स एंड डेवलप द वेज एंड मीन्स टू अचीव देम। दिस इज कॉल्ड दी प्लानिंग। हमने गोल बनाया, अब क्या करना है? हमने डेवलप करने वेज एंड मीन्स हाउ वी विल बी अ CS ऑफिसर। समझ रहे? तो ये क्या है? दिस इज अ प्लानिंग। और प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस
in which we formulate the goals and develop the ways and means। अब ये जो आप यहाँ बैठे हैं ना, ये आपने वेज एंड मीन्स डेवलप किए कि आपको पता लगा यार CSS कॉर्नर है, वहाँ पर CSS की तैयारी कराई जाती है, तो आप यहाँ पर आ गए टू अचीव द गोल्स, ये जो आपका गोल है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्स क्या है इस वक्त? आपके पास रिसोर्स है आपका टाइम। आपका टाइम आपकी रिसोर्स है ना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या और रिसोर्सेज होती है? ह्यूमन रिसोर्स होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, मल्टीपल चीजें होती है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टाइम को। लीडिंग, फिर आप अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग भी कहते हैं इसको कि यार अब मुझे ये काम करना है, या आप किसी से मोटिवेट होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपको लीड कर रहे हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। वी नो कि आप किस तरह जा सकते हैं अपनी, जो भी आपने एक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो आपने प्लानिंग की है कि CSP ऑफिसर बनने की, उसको अचीव करने के लिए हम आपको ये कर रहे हैं। फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होती है? आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो उसमें पता लगता है यार आपकी तैयारी सही नहीं है। बेसिकली कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज टू इवेल्युएट योर रिजल्ट एज पर द सेट KPIs। मतलब आपने जो भी एक एनालाइज करना, क्या जो आपने अचीव किया वो बेहतर किया ही नहीं किया। फर्ज करें कि 33% मार्क्स है ना, मार्क्स होते हैं 33% मार्क्स होते हैं ना, ये पासिंग मार्क्स होते हैं ना। कोई बताएगा क्या बेसिस है? 33% ही क्यों? 45 क्यों नहीं? 65 क्यों नहीं? या 25 क्यों नहीं? एक अच्छी स्टोरी है ये भाई। हमारे 33% मार्क्स होते हैं ना, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं हमारे? क्यों होते हैं 33? वो 35 क्यों नहीं होते? राउंड में क्यों नहीं होते? वो 20 क्यों नहीं होते? वो 50 क्यों नहीं होते? किसी को नहीं पता? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली ना, जो इंग्लिश, जब ये यहाँ अंग्रेज रूल करते थे, उनके पासिंग मार्क्स थे 66। तो वो ये समझते थे कि ये लोग हमसे अकल में आधे हैं। उनके जो पासिंग मार्क्स थे वो समझ, उनके थे 66। वो ये बोलते थे यार ये लोग जो है ना, इंडो पाक वाले, ये हमसे अकल में आधे हैं, तो इनको ये प्रिविलेज दिया जाए। तो उनको क्या दिया? ठीक है। तो ये इसकी जो है हिस्ट्री, इसकी ये है कि 33 जो होता है ना, मैं आपने कभी सवाल नहीं ऊपर जहन में गया 33 क्यों? मतलब 30 क्यों नहीं है, ये 35 क्यों नहीं? एवरेज किस चीज़ का? नहीं, या तो आप कह सकती हैं कि भाई मेंटल कैपेसिटी यहाँ पर जो है ना लोगों की इतनी होती है, उसके हिसाब से होता है। फिर उसको आपको वेरी करना पड़ेगा ना, हर बंदे की अपनी मेंटल कैपेसिटी होती है। लेकिन इसकी स्टोरी तो मैंने ये पढ़ी थी, तो मैंने आपको सुना दी। सॉरी 27 थी? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता बिल्कुल चल मेरी, तो ये था ना। तो इसका ये था, वो सब अपने आप को समझते थे कि यार हमारी ज़्यादा है और इनकी हमसे हाफ है, तो इस वजह से ये था। समझ आई? ये हो गया मैनेजमेंट, समझ में आ गई? मैनेजमेंट की 4 फंक्शन है, मैनेजमेंट की 4 फंक्शन है बस। प्लानिंग, कोई भी मैनेजमेंट का लेवल होगा ना, वो इन्हीं फंक्शन में कहीं ना कहीं इंगेज होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ेंगे, कितने मैनेजमेंट फंक्शन है? कोई आपसे पूछा आप मैनेजर हैं, आपके क्या काम, आपके फंक्शन क्या, आपके काम क्या है? आपके काम यही 4 होंगे। इफ अगर आपके डिजिग्नेशन के साथ मैनेजर लगा हुआ है ना, किसी भी पोजीशन के ऊपर हो, आपके यही 4 काम होंगे। ये आप समझ जाएं, ये रूल ऑफ थंब है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, और अगर आपके डिजिग्नेशन के साथ लगा हुआ है कि आप मैनेजर हैं, मतलब फर्ज करें सप्लाई चेन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जो भी आप ले मैनेजर, उनके काम क्या होंगे? ये 4 होंगे। ठीक है। तो ये मैनेजर, जहां भी जिसका डिजिग्नेशन मैनेजर आएगा ना, उसके ये 4 काम होंगे। बहुत सारे लेबर होते हैं, उनका काम शायद ये नहीं होता, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? उन पे मैनेजर नहीं लगा हुआ, ऐसे ही होता है ना। तो जो जिसके डिजिग्नेशन के साथ मैनेजर लगा होगा ना, उनके ये 4 काम होंगे। तो
और जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। जो मैनेजमेंट कर रहा होता है उसको मैनेजर कहते हैं। और मैनेजमेंट क्या करनी है, ये 4 फंक्शन है मैनेजमेंट के, समझ आई, इजी है। मैनेजमेंट के ये 4 फंक्शन है। और जो भी आप टॉप नोचेस होते हैं ना, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसे ही है, मैनेजमेंट के लेवल होते हैं कुछ, क्या क्या होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। अब अगर जो चीज़ पता है उसको आगे निकालते हैं, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ आज के दिन ही मैं सारा मैनेजमेंट कवर कर लूँ आपका ना, तो हम अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो लोअर मैनेजमेंट एंड और नॉन मैनेजर, इनके अंदर एक बड़ा फर्क होता है, ये तो ऐसे डिजिग्नेशन तो आपको लग रहा है, और आपको बाकी चीज़ों में क्या होगा, क्या फर्क होगा इसमें। ये जो लोग होंगे ना, ये लोग, इनके पास अथॉरिटी होगी, ये जो होंगे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब इस बंदे के पास अथॉरिटी सबसे कम होगी, समझ रहे, इनके पास सबसे ज्यादा होगी अथॉरिटी। मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो टॉप मैनेजमेंट के पास है। एक बंदा आता है, यार यू हैव बीन फायर्ड, ये नहीं बोल सकता, ये पूछेगा भाई आपने क्यों निकाल दिया इसको, ये पूछेगा यार आपने क्यों निकाल दिया इसको, भाई मुझसे पूछा आपने, मैं भी तो बैठा हूं। लेकिन ये फायर कर सकता है, ये इज अथॉरिटी। और इनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसके ऊपर इतनी कम, इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। आई गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज़ों में यही लोग फाल कर रहे होते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप इन्हीं के अंदर ही ये लोगों को तलाश कर लें। अगर वो इसमें नहीं है तो फिर वो कहीं पर भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए मैनेजमेंट के मैंने आपको बताया कितने रोल होते हैं, 4। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या कंट्रोल और कंट्रोलिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट, ये दीज आर द पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल मैनेजमेंट बिल्डिंग इज स्टैंड अपॉन दीज पिलर्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी बोलते हैं यार, क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, पूछते नहीं पूछते लोग। प्लानिंग है तो फिर स्ट्रेटजी क्या है, मतलब प्लानिंग और स्ट्रेटजी। अच्छा मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ दी, ये शॉर्ट टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। स्ट्रेटजीज जो होती है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। सॉरी, नहीं, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या बोले कि प्लानिंग का 5 दिन का है और जो 30 दिन की है वो स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं होता। देखिए जंग के लिए स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब बंदा मोर्चे पे पहुंच जाता है ना फिर उसकी प्लानिंग होती है। आप समझ रहे हैं, हमारी एक डॉक्ट्राइन है जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं, फौज में उसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन कहते हैं। ये वो स्ट्रेटजी है, मतलब जिसमें मल्टीपल किस्म की स्ट्रेटजीज होती है उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन। बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम सुना आपने, क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती है, समझ रहे, तो वो डॉक्ट्राइन। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। स्ट्रेटजी इज द हाई लेवल प्लान और अप्रोच डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव इन इन्वॉल्व सिस्टमिक एंड वेल थॉट आउट
प्रोसेस होता है, ये वेल थॉट आउट होता है। जो स्ट्रेटजीज होती है ना, इसको बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए बनाई जाती है? एक्शंस, डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। फर्ज करें कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने IMF के चुंगल से निकलना है। ये एक प्रॉब्लम है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ऐसे ही है, सीधा साधा मसला तो नहीं है ना, इट इज नॉट एन ईजी वन ना, ऐसे ही सर, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑलवेज नीड अ स्ट्रेटजी। अभी आपको ये कहा जाए कि यार आपके ऊपर 50,000 रुपये हैं, उधार हैं, मतलब आप उसको किसी न किसी तरह मैनेज करें, तो आप कर सकते हैं। अगर ये 5 लाख रुपए हों और आपकी तनख्वाह 5,000 हो, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे? तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उससे निपटने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। अब आप समझ रहे? अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रैटेजी बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करके आपने किसी जगह पहुंचना, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, वो मैनेजमेंट का काम होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या होती है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड evaluating an organization strategies to achieve its long term goals and objectives. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है? गोल्स फार्मुलेट किए जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं और उसको रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जाती है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जाए। समझ रहे? ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन इज रिसोर्सेज। अब इसके अंदर ये कैसे होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ये कैसे, मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये बेसिकली होता क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी जगह पे लेके, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे उसको अचीव कराया जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऐसे ही हम सबके भी इस तरह गोल्स होते हैं ना। इस तरह फर्ज करें कि जो लोग इस वक्त मैट्रिक के अंदर है और आपको देख के इंस्पायरेशन लेकर आते हैं कि यार मैं भी CSS करूंगा, अभी उनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अभी वो पहले मैट्रिक पास करें। ये उनकी लॉन्ग टर्म गोल है कि वो CSS करेंगे, क्योंकि CSS जब तक आप 12th पास नहीं करेंगे, जब तक आप इंटाइटल नहीं होंगे। ऐसे ही है, ग्रेजुएशन के बाद आप जाएंगे। तो ये क्या, ये भी एक उनका प्रोसेस है। तो ये उनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि वो पहले मैट्रिक करें, फर्स्ट ईयर करें, इंटर करें, ये सारे। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल है। उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, इफ़ यू वांट टू बी ए CSP ऑफिसर, आपने सोच लिया मैट्रिक के अंदर आपको वो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे वहाँ के लिए। अगर आप बायोलॉजी लेके बैठ जाएं और ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाएं तो शायद वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। एक वो बंदा जो कि पॉलिटिकल साइंस या IR का बंदा है, उसको वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि वो रेलिवेंट होते हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन उससे होते हैं। अगर एक बंदा जूलॉजी में मास्टर्स करके आया हो तो शायद वो लेक्चरशिप के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा, लेकिन CSP ऑफिसर्स के लिए इतना ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं होगा। क्या ख्याल, आप लोग समझते, एग्री करते हैं इस बात से? उसने भले जूलॉजी में MSc किया हुआ है, लेकिन वो शायद CSP ऑफिसर्स के लिए आपके जितने इक्वल पे होगा। तो ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल है। तो हम आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बेसिकली प्रोसेस का नाम है ना। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। कोई बंदा मुझे दोबारा बता दे, मुझे लग रहा है कुछ लोग की अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पा रही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ये क्या कहलाती है?
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी होती ही लॉन्ग टर्म है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं, ठीक है। ये शुरू कहां से होती है? ये एक पूरा प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही आएगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस से क्या मतलब? आजकल मौसम में फोग है या इस तरीके की चीज़ें, क्या मतलब? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव आप सोचिए। चले मैं आपको एक सिनेरियो लेके हम साथ चलते हैं ना, तो उससे आपको सही समझ में आएगा। आप एक आईटी की कंपनी बनाना चाहते हैं, आप एक आईटी की कंपनी बनाना चाहते हैं। आज आपने ये डिसाइड किया, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? यू वांट टू मेक एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है इसका? एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस की क्या बनेगी? एनवायरमेंट से मुराद क्या है? बेसिकली बिजनेस एनवायरमेंट, जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या है? सॉरी नहीं, दोबारा बोले। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली इसका जो होता है ना, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स को आप इवेल्युएट करते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल क्या होता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को इवेल्युएट करते हैं। और ये किस तरह करते हैं? इसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, उसको कहते हैं स्वॉट। स्वॉट का नाम सुना है कभी किसी ने? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो समझाएगा क्या होता है ये किसी भी, जब आप इवेल्युएशन किसी भी चीज की कर रहे होते हैं, जब आप एनालिसिस करने जाते हैं, तो आप एनवायरमेंट जब एनालिसिस करने जाते हैं तो उस एनवायरमेंट को हम इस पर करते हैं। एनवायरमेंट दो किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये दोनों होते हैं इंटरनल। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये होते हैं एक्सटर्नल। आपने पहले इवेल्युएट किया, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? यहां लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। हमने 10 मिलियन डॉलर की आईटी कंपनी बनानी है, ठीक है। कम है या ज़्यादा है? छोटी कंपनी तो नहीं, बड़ी करें या वो ज़्यादा बड़ी हो गई? सही है। तो आप क्या करेंगे? एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है, आपका ऑब्जेक्टिव मद्देनजर रहना चाहिए आपका। आपने क्या करना है? 10 मिलियन डॉलर की कंपनी बनानी है। या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आप ले लेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन को क्या करना है, कि आपने गुर्बत को कैसे मिटाना है, उसका कोई प्रोग्राम ले लें, या आईएमएफ का कोई प्रोग्राम ले लें। आप लोग अगर जिसमें कंफर्टेबल हो उसका बता दें, मैं किसी को भी लिंक कर लूँगा उसके अंदर। हाँ, आईएमएफ नहीं, आईएमएफ का बनाएं कि हम कैसे करेंगे, सोच लेते हैं। सॉरी, कोई प्रोजेक्ट आता है, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट? मतलब पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट ले लें, पोलियो को ख़त्म करने वाला प्रोजेक्ट ले लें। हाँ, पोलियो इरेडिकेशन ले लें, है ना, पोलियो इरेडिकेशन ले लें। चलो भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पोलियो, या किसी के बारे में किसी को पता भी है या बस ऐसे सुना हुआ है ये? ऐसा ना, क्योंकि मैं इरेडिकेशन प्रोग्राम है आपका, यू आर एन इंचार्ज ऑफ ए पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, सही है। अब आपने इसका स्वॉट बनाना है, स्वॉट बनाना है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या फ़र्क? अब इसको पोलियो इरेडिकेशन के अंदर देखेंगे, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने देखना है, स्ट्रेंथ क्या है हमारी और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ हमारी ये है कि भाई हमारा 45% ये हमारा लिटरेसी रेट है, ये हमारी स्ट्रेंथ है ना।
45% हमारा एक लिटरेसी रेट है, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा ना इसकी इरेडिकेशन का प्रोसेस। समझ पता है आपको क्या होता है? आप लोगों ने सवाल तो ही, पोलियो क्या होता है? नहीं होता क्या है, ये तो वो एक टैगलाइन। पोलियो कहाँ से इवेल्युएट होता है, कहाँ से आपको पता कैसे उसको जानते हैं कि पोलियो यहाँ है या नहीं है? पोलियो बेसिकली पता कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ? गटर में पाया जाता है, गटर में पाया जाता है। पोलियो कहाँ पाया जाता है? पोलियो वायरस गटर में पाया जाता है, बच्चों की फीसिस में होता है ये, समझ रहे? और ये जब बच्चों के अंदर हो जाता है तो ये उनकी हड्डी को टेढ़ी कर देता है, हड्डी की ऐसे होती है, ये डिफॉर्मेशन हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? डी, ये डी बन जाती है इनकी, ये पोलियोमाइलाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है ये डिजीज का पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस। क्या नाम है? पोलियोमाइलाइटिस। दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ऐसे रह गए जहां पे दुनिया में है। दुनिया में टोटल कितने मुल्क हैं? हाँ यार 217 तो नहीं है गई? हाँ 217 तो नहीं है गई? अच्छा देखें, हाँ अब 217 है, ठीक है। अच्छा आखिरी मुल्क कौन सा आज़ाद हुआ है? हाँ अलग जो हुआ, कौन सा? नहीं यार, मशरिकी तैमूर, ईस्ट तैमूर। किससे हुआ ईस्ट तैमूर? इंडोनेशिया से। ईस्ट तैमूर लास्ट हुआ है सेपरेट 4 साल पहले इंडोनेशिया से, तो एक नया मुल्क बना है। ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने नहीं किया है, ये हुआ है ना, क्योंकि वो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम मुल्क है ना, 92% जो है वो दुनिया में मुसलमान कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये वहाँ पर एक क्रिश्चियन आबादी थी, ये ईस्ट तैमूर एक क्रिश्चियन आबादी थी, तो उन्होंने कंस्पायरेसी करके इसको अलग करवा दिया, ठीक है। अब पोलियो पे आ जाओ, तुम लोग कहाँ लेके चले जाते हो यार, मुझे इतना हो। स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम। अब आपने कहा इंटरनल स्ट्रेंथ देखी कि यार लोग विलिंग है, लोगों को एहसास है कि पोलियो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, और ये लाइलाज बीमारी होती है। बच्चे का जब पाँव मुड़ जाए तो उसने सारी ज़िंदगी, बकाया सारी ज़िंदगी उसने टेढ़ी पाँव से और किसी न किसी के सहारे से ही जीना होता है। तो ये एक शऊर पे बहरहाल पाकिस्तान में है। दुनिया में 5 मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी है। 3 का मुझे नाम एग्जैक्ट याद है, शायद 3 ही रह गए, नाइजीरिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। और आई बिलीव कि नाइजीरिया भी इससे निकल आया। 2 का होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नाइजीरिया भी था, बहरहाल नाइजीरिया भी है, लेकिन आप देख लीजिएगा शायद वो निकल गया है ना, ठीक है जी। अब हमारी वीकनेस हमारी क्या है कि यहाँ पर उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, उसको मज़हब से जोड़ दिया गया कि जो जिस बच्चे को आप कतरे पिलाएंगे ना वो नामर्द हो जाएगा। तो ये हमारी कमज़ोरी हो गई कि इसके ऊपर कोई बंदा बोल नहीं सकता। एक्चुअली मज़हब एक ऐसा टॉपिक होता है जो बड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। मज़हब एक ऐसा टॉपिक है। अच्छा बोल क्यों नहीं सकता? आपको पता है क्यों नहीं बोल पाते लोग? क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो जाहिल है, जो ऑडियंस है ना वो जाहिल है। दुनिया में पहले सबसे पहले क्या चीज़ की जाती है? मुकालमा, बट डिबेट। इफ यू हैव अ गुड पॉइंट देन कन्विंस मी, डोंट हिट मी।